आज अपनी जीएसटी की आज अपनी जीएसटी की नेक्स्ट क्लास। और आज हम लोग एक होमवर्क दिए थे, वहां से स्टार्ट करेंगे। जो लास्ट क्लास नहीं आए थे पहले वो प्लीज होमवर्क एक बार देख लो या नोट कर लो, वीडियो पॉज करके। और उसके बाद अपने आगे बढ़ते हैं। वीडियो पॉज करके एक बार होमवर्क नोट कर लो। सब रेडी? ओके। अब टॉपिक का नाम चल रहा है हाउ टू कंप्यूट जीएसटी। आप इसको दूसरे नाम से भी बोल सकते हो, हाउ डज जीएसटी ऑपरेट। पहले आप है ना, ये कॉन्सेप्ट एकदम दिमाग में रख लो, इनपुट टैक्स क्रेडिट का। इनपुट टैक्स क्रेडिट का कॉन्सेप्ट ये है कि वट एवर टैक्स यू पेड ऑन इनपुट, लिखा क्या ये सब बातें, वट एवर टैक्स यू पेड ऑन इनपुट shall be adjusted on shall be adjusted from tax on output। अब इनपुट को आप परचेजेस समझिए और आउटपुट को आप सेल्स समझिए। इसका मतलब ये हुआ कि जितना भी टैक्स आपने परचेज के समय दिया था वो सारे के सारे टैक्स एडजस्ट हो जाएंगे while paying tax on sales। ओके। अब इस सम को साथ साथ हैंडल करते हैं। अच्छा, इसमें दो लाइनें और बता दूं। आपको पता है जीएसटी तो तीन चार तरह के होते हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूजीएसटी, आईजीएसटी। तो क्या किसी का भी टैक्स किसी से भी एडजस्ट हो जाएगा? व्हाट आई मीन टू से, सपोज परचेज मैंने किया इंट्रास्टेट, तो मेरा क्या लगा, सीजीएसटी, एसजीएसटी। और जो मैं सेल कर रहा हूं ना, वो मैं कर रहा हूं इंटरस्टेट, तो मेरा आउटपुट पे क्या लगा, आईजीएसटी। तो क्या ये आपस में एडजस्ट हो जाएगा? क्या सीजीएसटी आईजीएसटी से एडजस्ट हो जाएगा? क्या एसजीएसटी आईजीएसटी से एडजस्ट हो जाएगा? ऑल दीज वी आर गोइंग टू डिस्कस। रूल, एडजस्टमेंट रूल लिखते जाओ। कौन किससे एडजस्ट होगा? तो पॉइंट नंबर वन, सबसे पहले एडजस्टमेंट करते हैं हम लोग आईजीएसटी का। फर्स्ट एडजस्टमेंट ऑफ आईजीएसटी, सबसे पहले इसको निकालो। IGST shall be adjusted with IGST shall be adjusted with किसके साथ? सबसे पहले IGST के साथ, फिर CGST, UGST और SGST, किसी के साथ भी जिसके साथ आपका मन। यानी IG पहले IG से एडजस्ट होगा, फिर CG, SG, UG किसी के साथ भी एडजस्ट हो सकता है, एज पर योर चॉइस। कोई चाप नहीं, जिसके साथ एडजस्ट करना है करो। नंबर टू, CGST shall be adjusted with, बोलो किसके साथ? सबसे पहले CGST के साथ, और उसके बाद बताओ किसके साथ? एंड आंसर इज IGST। यानी CGST और SGST का एडजस्टमेंट नहीं हो सकता, CGST एंड UGST का एडजस्टमेंट नहीं हो सकता। CG या तो CG से एडजस्ट होगा, और यदि बचा तो IG से एडजस्ट होगा। लिख लिया आपने? नो एडजस्टमेंट ऑफ CGST एंड SGST। चलो ठीक है।
SGST shall be adjusted with, तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूँ, तुम बता दो भाई, मुझे नहीं पता, अपना कॉमन सेंस लगा सकते हो तुम। नंबर 1 SGST, नंबर 2 IGST। यानी SGST cannot be adjusted with CGST और UGST। लिखते जा रहे हो ना। इवन इवन वेस्ट बंगाल GST जो थी SGST है, cannot be adjusted with तमिलनाडु GST। क्या समझे? मतलब एक स्टेट का GST दूसरे स्टेट के GST के साथ एडजस्ट नहीं होगा। जब मैं कहता हूं ना कि SGST कैन बी एडजस्टेड विद SGST, व्हाट आई मीन टू से वेस्ट बंगाल GST कैन बी एडजस्टेड विद वेस्ट बंगाल GST। आप इतना सा एकदम बुद्धि ला लो, जहां गवर्नमेंट चेंज वहां पे एडजस्टमेंट बंद। और IGST इज द इंटीग्रेटेड, तो वो सबके साथ एडजस्ट होगा, वो कॉमन फैक्टर है। नंबर 4, अब मुझे नहीं पता क्या होगा, अब तो मैं लिखूंगा भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं लिखने वाला, आप जानो आपका काम जाने। मैं ना लिखूं भाई, इतना मेहनत नहीं होता मेरे से। एंड आंसर इज UGST IGST। एक पॉइंट ऐसे लिख लो जो कोई काम का ही नहीं है, बस लिख लो। कॉम्पेंसेशन सेस, जो कि अब रहा ही नहीं, मोटा मोटी सब मर्ज हो गया 40% में। कॉम्पेंसेशन सेस कैन बी एडजस्टेड विथ कॉम्पेंसेशन सेस ओनली। हो गया क्या? अब आ जाओ आप होमवर्क सम में। ये सम था, X परचेज गुड्स इंट्रा-स्टेट 30 लाख, इंटर-स्टेट 40 लाख, सोल्ड हुआ 50 लाख 55 लाख। ओके, तो सबसे पहले आप क्या करने वाले हैं? सॉल्यूशन, कैलकुलेशन ऑफ आउटपुट GST। स्टेटमेंट 1, 3 डंडी खींच लीजिए, चलो 4 खींच लीजिए, 1 फॉर अमाउंट और तीसरा इनसे। अब इंट्रा स्टेट सेल, आपको पता ही है 50, इसको सेल की सप्लाई वर्ड यूज करो यार, आदत डाल लो। 40 लाख क्या लगेगा, CG या SG या IG? ऑब्वियसली लगेगा CG SG, तो 9% 3.6 लाख, 3.6। अब इंटर स्टेट सप्लाई कितना है, 55 लाख, क्या लगेगा 18%, वॉट? कुछ भी। हाँ हाँ, तू सही बोल रहा है भाई। भद्रता होमवर्क हुआ था? नाइस। 55 लाख का 18%, 9,90,000। तो आपका आउटपुट GST कितना आ गया, 990, 450,
450. नाइस. शिवम होमवर्क किया था. स्टेटमेंट 2. कैलकुलेशन ऑफ आईटीसी. हाँ शिवम, होमवर्क किया. अच्छा. अमाउंट, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एससीएसटी. इंटरेस्टेड परचेज. 30 lakh, 2,70,000, 2,70,000, 99% की रेट से. और इंटर स्टेट परचेज 40 लाख, 18% की रेट से 7,20,000. तो आईटीसी आ गया अपना कितना, 7,20,000, 2,70,000, 2,70,000. स्टेटमेंट 3. कैलकुलेशन ऑफ जीएसटी पेबल. टोटल आईजी, सीजी, एससी. आउटपुट जीएसटी यहाँ से ले लिए, 990, 450, 450. लेस आईटीसी. सबसे पहले तीसरा आईजीएसटी का 7,20,000. पहले किससे एडजस्ट होता, पहले अपने आप से. अब एससीएसटी का कितना, 360, 360 नहीं 270. 270. तो एससीएसटी पहले किससे एडजस्ट होगा, एससीएसटी से. और फिर सीजीएसटी 270, 270. जीएसटी पेबल 220, 270, 180. ये आपका आंसर है. द आंसर इज जीएसटी पेबल इज 270, 180, 180. आई होप सबका राइट था. एक ऐसे डुप्लीकेट सम लेते हैं, डुप्लीकेट सम. क्वेश्चन नंबर 2. मिस्टर ए परचेज्ड इंट्रास्टेट 40 lakh plus 5%. Interstate 60 lakh plus 18%. इनपुट सर्विस हायर्ड. इनपुट सर्विस मतलब कोई ना कोई सर्विस हायर किया होगा. 30 lakh plus 18%. मशीनरी परचेज 10 lakh plus 40%. इनपुट सर्विस हायर्ड इंट्रास्टेट, मशीन परचेज इंटरस्टेट. तो तुम्हारे मन में पहला क्वेश्चन आ रहा है कि सर सिर्फ गुड्स का आईटीसी मिलता है कि सर्विस का भी आईटीसी मिल जाएगा. एंड आंसर इस दोनों का मिल जाएगा. फिर तुम्हारा अगला क्वेश्चन आ रहा है क्या सर्विस का आईटीसी गुड्स का आईटी गुड्स के टैक्स से एडजस्ट हो जाएगा. आंसर इज हाँ, ये सब लफड़ा नहीं है. गुड्स एंड सर्विस आर एट पार. ओके. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है वेदर मशीनरी यानी कैपिटल गुड्स का भी आईटीसी मिल जाएगा. आंसर इज यस. एक बार में मिलेगा कि धीरे धीरे मिलेगा. एंड आंसर इज एक बार में मिल जाएगा. सिंपल. गुड्स सोल्ड
गुड सोल्ड इंट्रा स्टेट, 50 lakh plus 18%. Goods sold interstate, 60 नहीं 80 lakhs plus 5%. Find GST payable and ITC carry forward. ITC यूज हुआ तो यूज हुआ, नहीं तो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा. And ITC can be carry forwarded for any number of years. आपको पहले इस सम को खुद को ट्राई करना है फॉर 5 मिनट्स और उसके बाद अपने साथ में आ जाइए. तो 5 मिनट बिंदास ट्राई करो. जो वीडियो देख रहे हैं वो वीडियो पॉज करो और दम लाते ट्राई करो और साथ में आते जिसका जितना हुआ. लेट्स सी. इंट्रा परचेज है 40 एंड 60, ठीक है. 30 एंड 10, 18 10 40, ठीक है. और सेल है 50 80, ठीक है. स्टेटमेंट 1, कैलकुलेशन ऑफ ओपी जीएसटी, आउटपुट जीएसटी, इंट्रा सेल 50 lakh, IG 9%, 9 lakh, CG 4.5, SC 4.5. Interstate sale 80 lakh, 5%, 4 lakh, 4 lakh half half, 2 lakh, 2 lakh. Altogether output GST is 9 lakh, 6.5 lakh, 6.5 lakh. Statement 2, calculation of ITC. Intra-state purchase, it is 40 60 30 10, 40 lakh, 5%, 1 lakh. Interstate purchase 60 lakh, 10.8 lakh. Intrastate hired, intrastate service 30 lakh, 5.4. Interstate capital goods, मिस्टेक हुआ ना ये. कौन सा? ठीक है. $5.4 and interstate 10 lakh. तो आपका ITC आ जाए टोटल 14.8 lakh, 3.7 lakh, 3.7. Statement 3, calculation of GST payable. Amount IGST, CGST, SGST. आउटपुट GST कितना है? 4, 4.5, 4.5.
4.5 लेस आईटीसी सबसे पहले जिस था आईजीएसटी था, हाउ मच 14.8, ये सबसे पहले इससे एडजस्ट होता, फिर इन दोनों से एडजस्ट होता, सबको एडजस्ट कर दिया, अभी भी इसमें बैलेंस बचा हुआ है, अभी भी 1.8 का बैलेंस बचा हुआ है, तो आईटीसी ऑफ आईजीएसटी कैरी फॉरवर्ड 1.8 लाख, सीजीएसटी एसजीएसटी तो यूज ही नहीं हुआ, तो आईटीसी ऑफ सीजीएसटी कैरी फॉरवर्ड 2.7 3.7, आईटीसी ऑफ एसजीएसटी कैरी फॉरवर्ड 3.7, क्या रेट हुआ क्या तुम्हारा? ना 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 ना, यू कांट डू लाइक दिस, मैंने आपको लिखा है बेटा एडजस्टमेंट रूल, फर्स्ट एडजस्टमेंट ऑफ आईजीएसटी ही होगा, उसके बाद ऐसा कुछ नहीं थी सेकंड इसका थर्ड इसका ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन पहले का फिक्स है, पहला आईटीसी आईजीएसटी का ही होता, आईजीएसटी जब तक एग्जॉस्ट नहीं होता सीजीएसटी यूज नहीं होता, बात बात समझ में आती? रेक्टिफाई करो अपने आप को, इसका एग्जैक्ट राइट हो गया, ओके, तो किसी का भी एग्जैक्ट राइट नहीं हुआ, सब रॉन्ग करके बैठा है, हाँ, यानी सबने इस सम से सिर्फ सीखा। अब अपने ना एक गेम में चलते, वो गेम क्या था अपना मालूम? उस गेम का नाम है ऐसा सम और चाहिए, पहले बताओ शिवम, ऐसा सम और चाहिए कि हो गया? क्या बोल रहा हूँ, वर्क लेते तू, चलो ठीक है, लेट्स हैव अ होमवर्क सम, X made X registered in West Bengal, furnished you following information. Goods purchased from West Bengal 30 lakh plus 40%, 20 नहीं 18%, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 18%. Goods purchased from Rajasthan 40 lakh plus 5%. Input service hired from Mumbai 10 lakh plus 18%. Machinery purchase from Bengal from Kolkata 20 lakh plus 18%. Finished goods sold in Jaipur 80 lakh plus 5%. Finished goods sold in West Bengal 50 lakh plus 18%. Finished goods sold in Patna 30 lakh plus 18%. Find GST payable. ये आपका होम टास्क सेम सम है, कोई चेंज नहीं है, खाली डेटा चेंज हुआ है। रेडी, आगे बढ़े।
अब अपने उस कहानी की तरफ चल रहे हैं, वाई मोदी डुअल स्टेटमेंट। कि जब वो स्टेट में था, स्टेट चीफ मिनिस्टर, तो बोल रहे क्या, नो जीएसटी। और जब वो नेशनल प्राइम मिनिस्टर है तो क्या बोल रहा है, जीएसटी लाना ही पड़ेगा। अब वाई दिस, इसका अपने बात कर रहे हैं, इस क्वेश्चन का अपने आंसर करने जा रहे हैं। जब मैं इसको इस टाइटल पे लिखाता हूँ ना, तो ये थोड़ा सा चार्म क्रिएट करता है कि लेट्स स्टडी, क्या फर्क पड़ता है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे सोचते हैं कि हम लोग जीएसटी पढ़ने आए थे, पॉलिटिक्स पढ़ने आए। तो मैं बता दूं कि ऑल टुगेदर हम लोग सिर्फ जीएसटी पढ़ने आए हैं। We are totally focused on one subject, but we have put in the subject in at various colors. तो आप सपने में भी मत सोचना कि मैं जीएसटी के अलावा और कुछ भी आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप इसको ऐसे समझो, इस क्वेश्चन का जो अपने टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं उसको आप ऐसे भी ले सकते हो कि जीएसटी आने से स्टेट को फायदा हुआ कि सेंट्रल को फायदा हुआ। अभी तक तो ये मालूम है कि नहीं नहीं, जैसा सुनने में आ रहा है ऐसा लगता है सेंट्रल को ही फायदा हो रहा है, स्टेट को नुकसान हो रहा है। क्वांटिफाइड, कितना फायदा हो रहा है। आप क्वेश्चन को ऐसे समझिए, जो अपने डिस्कस करने जा रहे हैं कि जीएसटी आने से कंट्री को ओवरऑल फायदा हुआ कि नहीं हुआ, कंट्री इज बेनिफिटेड और नॉट। ये तो आपका मैटर ऑफ कंसर्न है ना, ये मेरा मैटर ऑफ कंसर्न है। अच्छा, ये नहीं कंसर्न है, तुम बहुत ही सेल्फिश इंसान है, तो तुम्हारे लिए ये तो इंपॉर्टेंट है ना कि जीएसटी आने से कंज्यूमर को फायदा हुआ कि नहीं हुआ। सर हम तो इन सब कोई मतलब नहीं है, हम तो बताइए एग्जाम में क्या आएगा। तो एग्जाम में ऐसे पूछ सकता है, जीएसटी रिमूव्स टैक्स कास्टेड इन फैक्ट, एक्सप्लेन। यानी पांच पांच टॉपिक और सबका आंसर एक ही है, जो दो मैं इसे प्रेजेंट करता हूँ मोदी के डुअल कैरेक्टर के लिए तरह, लेकिन बेसिकली मैं तुम्हें पांचों चीज सिखाऊंगा। और सम के अंत में जब ये जो पूरे एग्जाम्पल ओवर होगा 45 मिनट्स आफ्टर, तो आपको रियलाइज होगा कि यू आर क्वाइट इनरिच्ड, क्योंकि आपके पास क्या है, आपके पास क्वांटिफाइड डेटा है कि जीएसटी आने से किसको फायदा हुआ, देश को कितना फायदा हुआ, कंट्री को कितना फायदा हुआ, आपको कितना, कंज्यूमर को कितना फायदा हुआ, सेंट्रल को कितना फायदा हुआ, स्टेट को क्या फायदा हुआ। एक एक चीजें क्लियर होने वाली है। और सबसे बड़ी बात, ये एग्जाम्स में क्वेश्चन बहुत पॉपुलरली पूछता है, जीएसटी रिमूव्स टैक्स कास्टेड इन फैक्ट, एक्सप्लेन हाउ। रेडी। अब आने वाले करीबन करीबन आप ऐसे पेन को है ना ऐसे 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 साइड रख दीजिए, और आप क्या उठा लीजिए, कैलकुलेटर। ठीक है, और ये देखिए कि मैं क्या ऐसा करने जा रहा हूं कि द डेटा इज गोइंग टू कम एट लास्ट मिसमराइज्ड। एक जादुई डेटा आने वाला है। एंड व्हाट हैपेंड, ये तो सोचना बड़ा मुश्किल है, बड़ा डिफिकल्ट रहेगा आपको ये निकालने में कि ऐसे कैसे हो गया। तो बी रेडी फॉर अ बिग जादू, एक मैजिक के लिए तैयार हो जाओ। अब हम लोग कंपेयर कर रहे हैं ओल्ड लॉ वर्सेस न्यू लॉ, ओल्ड लॉ वर्सेस न्यू लॉ। ओल्ड लॉ मतलब एक्साइज, वैट का जमाना, न्यू लॉ मतलब सीजीएसटी, एसजीएसटी का जमाना। एक बार सर्विस टैक्स को साइड कर देते हैं, एक बार बात बाती टैक्सेस को भी साइड कर देते हैं। अपने पास सिर्फ गुड्स की बात कर रहे हैं, तो गुड्स पे तो सर्विस टैक्स नहीं लगता। पहले क्या होता था, गुड्स के मैन्युफैक्चर पे लगता था एक्साइज ड्यूटी, और गुड्स जब सेल होता था तो लगता था सेल्स टैक्स। मैन्युफैक्चर का पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता था, सेल का पैसा स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता था। अब ये दोनों मर्ज होते हैं। नाउ एक मैन्युफैक्चर हो या कुछ भी हो, जैसे माल सप्लाई होगा एक टैक्स लगेगा, और वो टैक्स दोनों के पास आधा आधा चला जाएगा। ठीक है, अपने ये देखना चाहते हैं कि ओल्ड लॉ से न्यू लॉ में जाने से हमें फायदा हुआ कंज्यूमर को,
गवर्नमेंट को फायदा हुआ, कंट्री को, सेंट्रल को फायदा हुआ मोदी को, कि स्टेट को फायदा हुआ ममता को? हम लोग ये फायदा ये देखना चाह रहे हैं। इसको पैरिटी पे रखने के लिए हम मान लेते हैं कि एक्साइज का रेट भी 10%, वैट का रेट भी 10%, और एक बार मान लेते हैं कि सीजीएसटी का रेट भी 10%, एसजीएसटी का रेट भी 10%। मतलब यदि रेट स्टैटिक है तो किसको फायदा? ठीक है। अच्छा शिवम, तुम्हारा बॉडी जेस्चर तो ठीक नहीं है। अब अपने मान लेते हैं कि मैन्युफैक्चरर है जो प्रोडक्ट 1000 में बनाता है और 50% मार्जिन रखते, नहीं वो 1000 में बेचता है होलसेलर को, होलसेलर 50% मार्जिन रख के बेच देता है रिटेलर को, और रिटेलर 50% मार्जिन रख के बेच देता है कंज्यूमर को। अपने बारे से मान लेते हैं क्या कि मैन्युफैक्चरर ने एक प्रोडक्ट बनाया 1000 में और प्लस 50% होलसेलर ने बेच दिया, प्लस 50% रिटेलर ने बेच दिया। दोनों ही मॉडल में, ओल्ड मॉडल न्यू मॉडल, अपने मान लेते हैं 1000 में माल बनता है, बिकता है, फिर होलसेलर अपना 50% मार्जिन, रिटेलर अपना 50% मार्जिन। तो लेट्स सी इसमें क्या होता है। सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ओल्ड लॉ। ओल्ड लॉ रेडी। फर्स्ट ट्रांजेक्शन, मैन्युफैक्चरर ने बेचा होलसेलर को, होलसेलर कितने में? प्राइस 1000। बताओ सबसे पहले क्या लगेगा? एक्साइज, क्या रेट से? 10%। कितना रुपया? 100 रुपया। अब इस ये 100 रुपया किसके पास दिया? सेंट्रल या स्टेट? तो भैया सेंट्रल के पास दिया। साथ में अब लगेगा वैट जब माल सेल होगा, क्योंकि अल्टीमेटली माल होलसेलर को सेल हो रहा है, तब वैट लगेगा 10%। अब प्रश्न आता है वैट 10% क्या चीज पे लगेगा? 1000 पे कि 1100 पे? तो आंसर इज 110, 1100 पे। इसी को बोलते हैं टैक्स कास्केडिंग, कि टैक्स पे टैक्स लग गया, टैक्स पे टैक्स लग गया, टैक्स की लेयर पे लेयर चढ़ने को बोलते हैं टैक्स कास्केडिंग। तो इस तरीके से प्रोडक्ट का दाम पड़ा 1210 रुपए। होलसेलर जब इस प्रोडक्ट को खरीदा तो उसको दाम पड़ा 1210। अच्छा वैट का पैसा किसके पास गया? स्टेट गवर्नमेंट के पास। पहला ट्रांजेक्शन ओवर, सब खुश, जिसके पास पैसा पहुंचा सब क्लियर, और एक टैक्स कास्केडिंग आपको नजर आया। लेयर 2, अभी किसने किसको बेचा? होलसेलर ने बेचा रिटेलर। अच्छा बताओ होलसेलर का कॉस्ट कितना? होलसेलर का कॉस्ट कितना? नहीं तो एक कॉन्सेप्ट एकदम दिमाग में रख लो कि जिस टैक्स का आईटीसी मिल जाता है वो कॉस्ट में ऐड नहीं होता। जिस टैक्स का आईटीसी मिल जाता है वो कॉस्ट में ऐड नहीं होता। मैंने इन दिनों में एक आईफोन खरीदा तो मेरा दाम पड़ा कितना? मेरा दाम पड़ा हार्डली कोई 50-60-70 हज़ार रुपये पड़ा होगा। ठीक है, तो सपोज का दाम 60 हज़ार रुपये पड़ा, तो 60 हज़ार रुपये का आईफोन हमने लिया तो मैंने अपने बेटे को बोला कि मैंने 60 हज़ार का आईटी ली, आईफोन लिया। बोले दूर 60 हज़ार, आपका तो 50 हज़ार पड़ा है। मतलब कैसे? बोला आप तो बिजनेस करते हो, तो इसमें जितना जीएसटी लगा उसका तो आपको आईटी से मिल जाएगा, वो तो आपके बिजनेस से जीएसटी से एडजस्ट हो जाएगा, तो आपके लिए तो कॉस्ट इसका 50 हज़ार ही है। बोलो हाँ या ना? हाँ, हाँ, हाँ। यानी जिस टैक्स का आईटी से मिल जाता वो कॉस्ट में ऐड नहीं होता। बात उसने सही बोली थी गलत बोली? तो मैं तो यहाँ पे जो भी लेता आता हूँ ना, जो भी सामान लेता आता हूँ, तो मैं तो जीएसटी एलिमेंट को कॉस्ट में जोड़ता ही नहीं, क्योंकि मेरा जीएसटी, मेरा आउटपुट जीएसटी से एडजस्ट हो जाता है। तो मेरे लिए तो हमेशा 18% कम पड़ता है, तुम्हारे लिए हमेशा 18% ज्यादा पड़ता है। तो जिस टैक्स का आईटी से मिल जाता है वो कॉस्ट में ऐड नहीं होता। अच्छा ये किस पे लगता है? मैन्युफैक्चरिंग पे। अब बताओ होलसेलर क्या फर्दर मैन्युफैक्चर करने वाला है कि वो सिर्फ ट्रेड करने वाला है? तो होलसेलर सिर्फ ट्रेड करने वाला है, वो तो मैन्युफैक्चरर है नहीं, तो उसका तो आउटपुट एक्साइज होगा ही नहीं।
तो आउटपुट एक्साइज सस्ता होता है, जो मैन्युफैक्चर करता है उसको एक्साइज ड्यूटी देनी पड़ती है। होलसेलर तो मैन्युफैक्चर करता ही नहीं है, तो उसको एक्साइज ड्यूटी देनी ही नहीं है। जब एक्साइज ड्यूटी देनी ही नहीं है तो इनपुट एक्साइज एडजस्ट नहीं होती। इसका मतलब एक्साइज का आईटी से उसको नहीं मिलेगा, और जब एक्साइज का आईटी से उसको नहीं मिलेगा तो उसका कॉस्ट पड़ा 1100। वैट तो उसको देना है क्योंकि वो भी ट्रेड कर रहा है, तो वैट तो उसको देना है, इसलिए वैट का आईटी से मिल जाएगा, लेकिन एक्साइज का तो आईटी से नहीं मिलेगा। फर्स्ट थिंग टू बी नोटेड, excise can be adjusted with excise only, VAT can be adjusted with VAT only। excise and VAT आपस में adjust नहीं होता। तो since the wholesaler is not liable to pay excise duty, therefore is not eligible to claim ITC of excise। Got it or not? Got it। So finally उसका कॉस्ट पड़ा 1100 रुपया। ये बात सबको क्लियर हो गई तो मैं आगे बढ़ जाऊं। ये देवव्रता है ना, एकदम नहीं बोलती, इसको माइक उठाने में बंद करने में बहुत जोर आता है। जिस सेंस में यस सर बोली राम जाने। ओके 1100। आगे बढ़ते। नाउ प्रॉफिट एलिमेंट हाउ मच, 50% बाय 50। कॉस्ट पड़ा हाउ मच, सॉरी प्राइस हुआ कितना, प्राइस हुआ 1650। नाउ क्या लगेगा, एक्साइज या वैट, वैट हाउ मच 10%, 165, और इसका कॉस्ट पड़ गया, इसका सेल पॉइंट हो गया 156788 एंड 1815। अच्छा 165 किसको दिया, सेंट्रल को या स्टेट को, सेंट्रल को, स्टेट को खत्म। हाँ स्टेट में डाला है, ठीक है। अब आइए लेयर लास्ट, रिटेलर का कॉस्ट बता दो, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है तो रिटेलर का कॉस्ट बता दो। देवा मैम बोलो। अरे देवी एंड शिवम, इसका तो आईटी से मिल जाएगा ना मेरे भाई, क्या कर रहा है, ये भी तो बेचेगा, ये बेचेगा तो इसको आउटपुट वैट मिलेगा, आउटपुट वैट देना है, आउटपुट वैट से इनपुट वैट का तो आईटी से एडजस्ट होगा ना, तो इसका तो आईटी से एडजस्ट हो जाएगा, तो ये कॉस्ट में क्यों जोड़ रहा है। इसका भी कॉस्ट पड़ा 1650। कौन सा बेटर, ये भी प्रॉफिट लेगा 50%, 825, और इसका कॉस्ट पर, इसका प्राइस हो गया 2475। अब ये इसमें वैट लगाएगा हाउ मच, 247.5। अच्छा एक मिनट, एक मिस्टेक हुआ मेरा, हाँ ये जब गवर्नमेंट को देगा ना तो 165 से अपना इनपुट वैट एडजस्ट करेगा और गवर्नमेंट को देगा 55। गवर्नमेंट को कितना देगा 55। ये बात क्लियर ना, ये आउटपुट वैट है इसका, होलसेलर की बात हो रही है, और ये इनपुट वैट है इसका, तो आउटपुट वैट से इनपुट वैट एडजस्ट होगा और गवर्नमेंट को जाएगा 55। वैसे यहां पे भी आउटपुट वैट है 247.5 और इनपुट वैट है 165, तो ये गवर्नमेंट को देगा 82.5। हाँ अब सब मिला के ये स्टेटस है कि कंज्यूमर को कॉस्ट पड़ा 2722.5, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पैसा आया 100 एक्साइज वाला और कुछ नहीं, और स्टेट गवर्नमेंट के पास पैसा आया ये 110, 155, 165, 165 प्लस 82.5, 165 प्लस 82.5 ये हो गया 247.5, और दोनों गवर्नमेंट मिला के एज ए होल कंट्री को टैक्स मिला 347.5।
कंट्री को टैक्स मिला 347.5, उसमें से सेंट्रल को मिला 810, स्टेट को मिला 247 एंड कंज्यूमर का कॉस्ट पड़ा 2722.5। कहीं पे कोई लोचा है तो दोबारा देख लो। प्राइस था 1000 रुपया, एक्साइज लगा 100 जो कि स्टेट सेंट्रल के पास दिया, फिर वैट लगा 110 जो कि स्टेट के पास दिया। फिर इस तरीके से होलसेलर को इसका आईटीसी मिलना है और इसका आईटीसी नहीं मिलना, तो ये कॉस्ट में जोड़ के इसने अपना कॉस्ट बोला 1100, 50% मार्जिन रहा, प्राइस आया 1650, इसने अपना जीएसटी लगा के माल बेच दिया, सॉरी वैट लगा के माल बेच दिया 165। 165 से इनपुट टैक्स एडजस्ट हुआ 110 जो परचेज से समय इसने दिया था, 55 दिया इसके पास स्टेट गवर्नमेंट के पास। फिर आया कंज्यूमर का, कंज्यूमर को वैट का आईटीसी मिल जाएगा, तो इसलिए कॉस्ट पड़ा 1650, 1650 प्लस 50% मार्जिन, प्राइस हुआ 2475, वैट लगाया 10%, ये इसकी आउटपुट लायबिलिटी है, इस आउटपुट लायबिलिटी से इनपुट आईटीसी एडजस्ट हुआ 165 और वैट पेबल हुआ 82.5 जो कि स्टेट गवर्नमेंट के पास जा रहा है। इस तरीके से स्टेट गवर्नमेंट के पास पहुंचा, पहले 110, फिर 65 और फिर 82.5, 3 लेयर पे, और सेंट्रल के पास पहुंचा से पहली बार जब मैन्युफैक्चर हुआ था तब, और इस तरीके से इतना इतना टैक्स आया। एक बार ये स्टोरी अब भूल जाते हैं, अब न्यू लॉ में चलते हैं। न्यू लॉ सेम कॉन्सेप्ट, मैन्युफैक्चरर टू होलसेलर, साथ में रहना। प्राइस 1000 रुपीज, क्या लगेगा, सीजीएसटी 100 रुपया, एसजीएसटी 100 रुपया, देखो टैक्स ट्रांसलेट इन नहीं हुआ, कॉस्ट पड़ा 1200, प्राइस हुआ 1200, बिल हुआ 1200 था, सेंट्रल के पास आया 100 रुपया, स्टेट के पास आया 100 रुपया, बोथ आर हैप्पी। माल दिया नेक्स्ट स्टेज, होलसेलर टू रिटेलर, तो बताओ होलसेलर को सीजी का आईटीसी मिलेगा कि एससी का थी दोनों था, आंसर इस दोनों था, क्योंकि इसको भी दोनों देना है, तो इसके लिए कॉस्ट पड़ा कितना 1000, क्योंकि इसको इसका भी आईटीसी मिल जाएगा, इसका भी आईटीसी मिल जाएगा, से यस और नॉट, यस। प्रॉफिट मार्जिन 50%, प्राइस हुआ 1500, फिर लगा सीजीएसटी एसजीएसटी 1500, सॉरी 150 1800 का बिल, सीजीएसटी 150 में से इनपुट एडजस्ट हुआ 50 देना है, एसजीएसटी 150 में से इनपुट एडजस्ट हुआ 50 देना है, तो सेंट्रल के पास भी 50 पहुंचा, स्टेट के पास भी 50 पहुंचा। मूविंग गुड, मूविंग गुड। अब रिटेलर टू कंज्यूमर, कॉस्ट बता दो शिवम, कितना कॉस्ट, ₹1500, और प्रॉफिट कितना 50%, तो प्राइस पड़ा 2250, इस पे सीजीएसटी 225, एसजीएसटी 225, 450, 2700, तो 225 में से इनपुट एडजस्ट हुआ 150, गवर्नमेंट को दिया 75, ये इनपुट देख लो 150 150 नजर आ रहा है, 225 150 75, तो सेंट्रल के पास पहुंचा 75, स्टेट के पास पहुंचा 75, सब साथ में होता। ओके, अब कंज्यूमर के लिए प्राइस पड़ा, इस प्रोडक्ट का दाम 2700, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास टैक्स आया 100 रुपया यहाँ, 50 रुपया यहाँ और 75 रुपया यहाँ, ऑल टुगेदर 225, स्टेट के पास भी टैक्स पहुंचा 225, कंट्री एज ए होल के पास टैक्स पहुंचा 450। अब इसके सामने, एकदम इसके ठीक सामने खींच के मैं ओल्ड लॉ को रख देता हूं ताकि आप कंपेयर कर पाओ। ओल्ड लॉ में यही डेटा थे 2722 100 247.5 2722.5 100 227.5,
नहीं 247.5, 247.5 और 347.5. कंपेयर एंड फील. मोदी को स्टेट में बैठे बैठे पुराने लॉ में 225 मिल रहा था, सॉरी पुराने लॉ में 247.5 मिल रहा था पुराने लॉ में. यदि उस समय जीएसटी आ जाता तो मोदी को मिलता 225. यानी मोदी को स्टेट में बैठे बैठे नुकसान हो रहा था. कितने था? 22 रुपए का नुकसान हो रहा था. मोदी वहां से बोल दिया कि हम जीएसटी आने नहीं देगा, क्योंकि उसके स्टेट को नुकसान हो रहा था. बोल दिया हम तो जीएसटी आने नहीं देगा. जीएसटी के अगेंस्ट में वोट. वही मोदी जब सेंट्रल में आया तो उसको मालूम पड़ा कि अब जीएसटी आ जाए तो मेरे को 225 रुपए मिल जाएंगे, और यदि जीएसटी नहीं आया तो मुझे 100 रुपया ही मिलेगा. तो मोदी इस बार बदल गया. इस बार मोदी बोल रहा है कि नहीं नहीं, मेरे तो 125 रुपए का फायदा हो रहा है, जीएसटी आएगा ही जाएगा. स्टेट में बैठे मोदी को 22 रुपए का नुकसान हो रहा था, सेंट्रल में बैठे मोदी को 125 रुपए का फायदा हो रहा है. तो भैया बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया. तो सबसे बड़ा फायदा हो रहा था दे मोदी को सेंट्रल में आने के. यानी जब भी कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट में बैठता तो बोलता जीएसटी लाना है, जीएसटी लाना है, जीएसटी लाना है, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो या टीएमसी हो या कोई भी. क्योंकि बात देश की नहीं है, बात रुपए की है. बात समझ पाई? और स्टेट में बैठा हर आदमी बोलेगा जीएसटी क्यों आएगा भाई, मेरे तो नुकसान हो जाएगा, चाहे 20 रुपए का नुकसान क्यों ना हो. नुकसान हो रहा है ना, मेरे तो 10%, हम क्यों आने देगा. ओके. कंट्री को क्या फायदा हुआ तुम्हारी आंखों के सामने है. यू मस्ट बी मिसमराइज. 347 रुपए की जगह कंट्री को 450 रुपए का टैक्स कलेक्ट हो रहा है. यानी जीएसटी आने से कंट्री को बल्ले बल्ले सिर्फ फायदा, सिर्फ फायदा, सिर्फ फायदा. तो जीएसटी तो देश में कभी का आ जाना चाहिए था. ये सेंट्रल और स्टेट के चक्कर में ये जीएसटी इतना दिन से देर से आया और बेवजह कंट्री इतने वर्षों तक नुकसान खाया. मतलब भारत माता तो सिर्फ नुकसान हुआ है. ये 50-60 साल तक डिले करके इन्होंने देश को सिर्फ नुकसान दिया. पॉलिटिशियंस ने, चाहे कांग्रेस या बीजेपी कोई भी हो, देश को नुकसान पहुंचाया है जीएसटी को डिफर करके. और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट डेटा कि कंट्री के पास रेवेन्यू ज्यादा आ रहा है. प्रोडक्ट का दाम एंड प्रॉफिट मार्जिन मैंने सेम लिया था. प्रोडक्ट का दाम 1000 रुपया, प्रॉफिट मार्जिन दोनों लेयर पे 50-50%. यानी बिजनेसमैन को बिना हेम्पर किए कंट्री को ज्यादा टैक्स पहुंचाते हुए, अरे देखो सुनो सुनो, बिजनेस को वही बेनिफिट देते हुए, कंट्री को ज्यादा टैक्स पहुंचाते हुए कंज्यूमर को फायदा हो गया 22.5 का. ये डेटा मेरे को आज तक समझ में नहीं आया. तुम्हें आए तो बताना कि भैया हुआ कैसे. ये प्रोडक्ट का दाम वही था, दोनों वालों ने प्रॉफिट मार्जिन मुनाफा थोड़ी उतनी ही थी. टैक्स गवर्नमेंट के पास 75 रुपीज अप्रॉक्स ज्यादा पहुंचा. नहीं 100 रुपया टैक्स गवर्नमेंट के पास ज्यादा पहुंचा. 347 से 450. टैक्स गवर्नमेंट के पास 100 रुपया ज्यादा पहुंचा, प्राइस सेम था, प्रॉफिट सेम था, फिर भी कंज्यूमर को प्रोडक्ट सस्ते में मिला. ये कैसे हो सकता है? कॉस्ट सेम, प्रॉफिट सेम, टैक्स मोर, प्राइस कम. दैट इज द मैजिकल डेटा एंड दैट इज द पावर ऑफ रिमूविंग टैक्स कास्केडिंग इफेक्ट. टैक्स कास्केडिंग इफेक्ट को हटाने के कारण कंज्यूमर को भी फायदा हुआ, गवर्नमेंट के पास भी टैक्स ज्यादा पहुंचा, सबके पास प्रॉफिट उतनी ही पहुंची और कॉस्ट भी उतना ही था 1000 रुपये. यानी एक एग्जांपल और 5 चीजों का आंसर कि जीएसटी आने से सेंट्रल को ह्यूज बेनिफिट, स्टेट को थोड़ा सा नुकसान, कंट्री को ह्यूज बेनिफिट, कंज्यूमर को भी बेनिफिट. सिर्फ एक स्टेट को नुकसान इतने वर्षों से हो रहा था जिसके कारण जीएसटी नहीं आ रहा था, और उस स्टेट को नुकसान की भरपाई मोदी ने क्या बोल के किया? आई विल पे यू कॉम्पेंसेशन. तो जितना कॉम्पेंसेशन दिया उससे तो सब कुछ घटा ही नहीं. देखो ना,
मोदी को कॉम्पेंसेशन कितना देना पड़ा इस डेटा के अनुसार? इस डेटा के अनुसार मोदी को कॉम्पेंसेशन देना पड़ा सिर्फ 22 रुपीज 50 पैसे, सिर्फ 22 रुपीज 50 पैसे का कॉम्पेंसेशन देना पड़ा, और उसको खुद को कितना फायदा हो रहा है? 125 का। या तो 125 रुपया कमाते यदि 22 रुपया 50 पैसा कॉम्पेंसेशन दे भी देता है, तब भी तो तेरे को ह्यूज बेनिफिट है। यानी सिर्फ एंड सिर्फ कंट्री को बेनिफिट, सेंट्रल को बेनिफिट, स्टेट को इतना सा नुकसान जो थी कॉम्पेंसेशन देके बराबर कर दिया गया, और कंज्यूमर को भी थोड़ा ही सही फायदा ही हुआ है। अब मोदी सरकार ने इसे कैसे इंप्लीमेंट किया वो भी देख लो। मोदी सरकार ने ये जो बेनिफिट मिला ना सरकार को, सेंट्रल को, ये जो बेनिफिट मिला ना सेंट्रल को, वो टैक्स रिडक्शन में यूज किया, और हर तरफ टैक्स की रेट थोड़ी थोड़ी कम थी, क्योंकि मोदी सरकार को पता था कि यदि जीएसटी आने से इन्फ्लेशन आ गया तो मेरी सरकार गिर भी सकती है, इसलिए उन्होंने कोई रिस्क नहीं लिया। टैक्स से उसका जितना भी बेनिफिट हो रहा था कंज्यूमर को पास ऑन किया। यानी जहां जहां पुरानी रेट का टोटल, यानी एक्साइज और वैट का टोटल, तो एक्साइज का जनरल रेट था उस समय 12.5%, और वैट का जनरल रेट था उस समय 14.5%। दोनों मिला के टैक्स हो रहा है, देखो कैसे, 100 12.5 एक्साइज जोड़ लो 100 12.5, अब इसके ऊपर 14.5% लगाना, थोड़ा कैलकुलेटर चलाना, 100 12.5 का 14.5% कितना आया? या 16.31, यानी 128.81। और मोदी सरकार ने एवरेज रेट ऑफ जीएसटी रहा था 18%, और मैक्सिमम रेट ऑफ जीएसटी रहा था उस समय 28%। यानी किसी भी हाल में जो उस समय जनरली टैक्स जा रहा था ना, उतना टैक्स तो किसी भी प्रोडक्ट पे नहीं लिया, ज्यादातर में तो 18 लिया और यहाँ पे 28 लिया। इस तरीके से मोदी सरकार ने सबसे पहले इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के कारण सरकार गिरी नहीं। और तुम देख लो 2017 के पहले इन्फ्लेशन का क्या रेट था और 2017 के बाद इन्फ्लेशन का क्या रेट है, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि पिछले 7 सालों में महंगाई उतनी नहीं बढ़ी जितनी उसके पहले के 7 सालों में बढ़ी थी। एंड दैट इज व्हाई द डैमेज बीन कंट्रोल्ड। और थोड़ा बहुत पब्लिक से और कॉम्पेंसेशन से लेके स्टेट को कॉम्पेंसेशन दे दिया, तो ऑल टुगेदर दे मैनेज्ड इट वेल। लेकिन फिर भी तुम्हें अंदर की बात बताऊं जो तुमने ध्यान नहीं दी, लेकिन तुम्हें पता है कि फिर भी सरकार की बैंड बज गई सेंट्रल की। इतना ह्यूज नुकसान हुआ जीएसटी आने से सेंट्रल को जो तुम सोच भी नहीं सकते। क्या बोल रहे हैं? अभी तो आप बोले फायदा फायदा, फिर बोल रहे हो सेंट्रल को नुकसान हुआ। भाई देखो, कैलकुलेशन एंड फाइनेंस एंड मैथमेटिक्स अपनी तरफ है, और एक चीज और है जो तुम्हारे बस में नहीं है, वो अलग चीज है। वो क्या सर? समझाते। देखो सरकार ने क्या बोला था कि हमारे पास, तुम्हारे पास जितना भी पुराना टैक्स आता है उतना तो आएगा ही आएगा, बोला था ना। तो इनकी एक्सपेक्टेशन ये थी कि हमारे पास 225 का टैक्स आएगा और उनके पास 225 का टैक्स आएगा। हमारे पहले में आता था 100, 125 का हमें फायदा होगा। इनका पहले आता था 247.5, इनको 22.5 का नुकसान होता था। हम इनको देके काम नहीं करेंगे, हमें सिर्फ फायदा ही होगा। लेकिन अचानक आ गया कोरोना 2021, और दोनों गवर्नमेंट का टैक्स जीरो हो गया। जब दोनों गवर्नमेंट का टैक्स जीरो हो गया, तब भी सेंट्रल तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिख के बैठा है ना कि जीएसटी आने के बाद स्टेट को जितना भी टैक्स का नुकसान हुआ वो हम देंगे। तो ये पूरा का पूरा लेने का देना पड़ गया, इतना रुपया देना पड़ गया। इंस्पाइट कि सेंट्रल के पास कोई टैक्स नहीं आ रहा है, लेकिन स्टेट को तो देना पड़ेगा। तो भैया तुम कितना ही मैथमेटिक्स कर लो, मैन प्रपोजेज गॉड डिस्पोजेज, ठीक है।
एनी हाउ कंट्री तो फायदा हुआ, ये ऑब्वियस है। सेंट्रल तो फायदा हो रहा है, ये ऑब्वियस है। और कंज्यूमर को फायदा हुआ, इसमें कोई डाउट नहीं है। कंज्यूमर को ये फायदा तो तब हो रहा है ना जब टैक्स रेट सेम है। टैक्स रेट तो जोड़ती कम की गई, 28 था 18 कर दिया गया। तो कंज्यूमर को तो बहुत फायदा हुआ, इसलिए उन्होंने एंटी प्रॉफिटेरियन क्लॉज डाला कि साले हम अपनी जेब से कंज्यूमर को दे रहे हैं और मुनाफा थोड़ी तुम लोग करोगे, कोई भी किया तो जेल में डाल देंगे। एंड दैट इज वाई दे मैनेज जीएसटी। आई होप यू एंजॉयड अ लॉट। तुम्हें बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ और डेटा के साथ कैलकुलेशन क्लियर हुआ। आप ऐसे हैप्पीजार्ड नहीं बोल रहे हो कि जीएसटी आने से सेंट्रल तो फायदा हुआ, स्टेट को नुकसान। आपको पता है कितना फायदा हुआ कितना नुकसान हुआ, आप किसी और को भी ये चीज प्रूव कर सकते हो। और आपको ये भी पता है कि कंज्यूमर को फायदा हुआ, यू कैन प्रूव इट। और आपको ये भी पता है कि कंट्री को फायदा हुआ एंड यू कैन प्रूव इट। आप कोई भी दूसरा डेटा लेके निकालोगे मोटा मोटी यही रिजल्ट आएगा। अमाउंट अंदर अलग आएगा लेकिन क्वांटम ऑफ रिजल्ट यही रहेगा कि सेंट्रल तो ह्यूज फायदा, स्टेट को थोड़ा सा नुकसान, कंट्री को ह्यूज फायदा एंड कंज्यूमर को थोड़ा सा फायदा। यही डेटा है। आप चाहे डेटा चेंज करते थे अपने आप कर। क्या बोलते हो, उसको कॉपी मारोगे या ऐसा ही तुम अपने घर पे करोगे अपने आप? जो देव में दो, जो देवा बोलते भाई, देवा रे देवा। बोलो। ये बोले जी इसका मशीन खराब है। खुशी तू बोल दे। क्या सम ढूंढ रहा नहीं, ये तो सेम है। आपको अपने मन से डेटा लेना है, कोई भी रेट ऑफ टैक्स पकड़नी है, बस रेट ऑफ टैक्स मस्ट बी सेम। और आपको अपने आप करना है। वो आपका होम टास्क कर दूं या इसको आप कॉपी मारोगे? आई मीन टू से दैट। बोल शिवम। करिए कॉपी, आई एम वेटिंग। ऑनलाइन वाले बच्चों भी फटाफट कॉपी मार लो क्योंकि ये बहुत ही मजेदार डेटा है। और घर पे भी ऐसा ही ये डेटा लेके ट्राई करना।
हो गया? ओके, चलो स्टार्ट करते आते। ये सब बाकी है ना अभी? रिटेलर तो कंज्यूमर बात। आगे बढ़े। चलो, तो आज तुमने हाउ डज जीएसटी ऑपरेट, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ टैक्स क्लास रेट इन इफेक्ट, ये सब तुमने बहुत ही प्रैक्टिकली सीखा है। और जीएसटी आने से ओवरऑल कंट्री का क्या सिनेरियो चेंज हुआ ये भी तुम्हें समझ में आया। और क्यों स्टेट गवर्नमेंट जीएसटी के अगेंस्ट में थी और क्यों सेंट्रल गवर्नमेंट जीएसटी के फेवर में थी, ये भी तुम्हें बहुत जोर का क्लियर हुआ। इन सब के बाद अब अपने इस टॉपिक को एक बार होल्ड करते हैं, क्योंकि हम लोग सीख रहे हैं जीएसटी एज ए होल, पूरा जीएसटी सब्जेक्ट हम लोग सीख रहे हैं इन आने वाले 3-4 क्लासेस में। तो अभी अपने इसको यहीं पे एक बार पॉज करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। अगला टॉपिक लेकर आता हूँ जीएसटी में, उसका नाम है रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रेशन इज अ बिग चैप्टर जो अपने बाद में करेंगे 3 क्लास तक, लेकिन अभी अपने 15 मिनट में एक बार जीएसटी के रजिस्ट्रेशन को लेके बेसिक कॉन्सेप्ट डेवलप करते हैं। आर यू रेडी? या रेडी? रेडी? चलो चलो, रजिस्ट्रेशन टॉपिक क्या कहता है, ध्यान से सुनना कि हर लॉ जब आता है ना तो सब इसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता। एक बेयर मिनिमम लोगों को छोड़ दिया जाता है कि इनको परेशान मत करो। जैसे इनकम टैक्स 2.5 लाख तक जो इनकम कमाते हैं उनको छोड़ देता है, इनको परेशान मत करो। अब तुम ही एक बात गेस करो ना कि तुम सड़क पे पुछला आए हो तभी जीएसटी दियो, तभी पुछला वाला तुमको बोला है और मैडम 20 रुपया प्लस 18% जीएसटी 5% जीएसटी, कुछ ऐसा बोला है? नहीं बोला है। इसका मतलब कुछ तो ऐसा है कि किसी किसी को देना है, किसी किसी को नहीं देना। तुमने भी नोट किया होगा कि कभी तुम एक पेन एक नीचे की गुंटी वाली दुकान से लेते हो तो तुम्हें 10 रुपए में दे देता है, वही पेन जब तुम मॉल में लेते हो तो 10 रुपया प्लस 5% ला देता है। तुम्हें साला क्या बात है, ये चोरी कर रहा है कि वो चोरी कर रहा है? तो ये सब सोचने की बात है कि क्या जीएसटी हर एक पे नहीं लगती, तो आंसर इज नो, जीएसटी हर एक पे नहीं लगती। हमारे देश का लॉ बोलता है कि जीएसटी सिर्फ उसी को देना हु इज लायबल टू बी रजिस्टर्ड। GST is to be paid by only those who are liable to be registered. And who is liable to be registered? Regarding goods, आप जीएसटी देने के लिए लायबल तभी होंगे जब आपका टर्नओवर 40 लाख से ऊपर होगा।
And regarding service, you will be liable to pay GST only when your value of supply exceeds 20 lakh. Only person liable to be registered or registered are liable to pay GST. यानी सिर्फ रजिस्टर्ड पर्सन इज लायबल टू पे जीएसटी. तो मैं एक जीएसटी में रजिस्टर्ड टीचर हूं, तो मैं अपनी ट्यूशन फी में 18% जीएसटी गवर्नमेंट को देता हूं. और भी आपके मोहल्ले के टीचर्स है, वो हो सकता है जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं हो, तो उन्हें कोई जीएसटी नहीं देना. ठीक है. फॉर गुड्स, threshold ceiling for registration is threshold ceiling for registration is 40 lakh जनरली. मतलब इसमें भी लोचा है, ये लोचा अपने रजिस्ट्रेशन टॉपिक में पढ़ेंगे. अभी हम लोग जनरल बात कर रहे हैं. जनरली 40 लाख तक जिनका टर्नओवर पहुंचता है सप्लाई ऑफ गुड्स का, उन्हें रजिस्ट्रेशन कराना है. फॉर सर्विस, थ्रेशोल्ड सीलिंग फॉर रजिस्ट्रेशन इज 20 लाख जनरली. यानी इसमें भी थोड़ी बहुत और बातें हैं जो अपने रजिस्ट्रेशन टॉपिक में करेंगे, परंतु यहाँ पे आपको ब्रॉड सेंस मिल गया कि इफ यू आर सप्लायर ऑफ गुड्स and if your turnover exceeds 40 lakh you are liable to be registered, and if you are a supplier of service and if your turnover exceeds 20 lakh you are liable to be registered. One question must arise in your mind: if a person is supplier of goods and service both, then what is the threshold ceiling? And in that case the threshold ceiling shall be 20 lakh for supplier of goods and service both. Both. Threshold ceiling is 20 lakh. तो यदि आपका टर्नओवर इसके ऊपर जाता है तब तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करा के जीएसटी देना है, और यदि आपका टर्नओवर इस लिमिट के अंदर अंदर है तो बल्ले बल्ले आपको कोई जीएसटी नहीं देना. बिंदास जी, बिंदास खुश रहिए, खुश. एक चीज और बता दूं जो तुम्हें काम में आएगी. पॉइंट नंबर 5, इन केस ऑफ इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स, इन केस ऑफ इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स, यदि आप गुड्स की इंटर स्टेट सप्लाई करते हो बंगाल से बिहार, बिहार से यूपी, देन registration is mandatory irrespective of turnover. तो जो भी इंटर स्टेट सप्लाई करता है उसके लिए रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी हो जाता है, फिर टर्नओवर मायने नहीं रखता. तो यदि आप एक पनवाड़ी हो और आपका टर्नओवर 4 लाख है लेकिन आपका पान धीरे धीरे फेमस हो रहा है, इन दिनों में आपका पेन यहाँ से बिहार जाता है, तो भाई साहब आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा. हमारा तो 4 लाख ही टर्नओवर है, तब भी कराना पड़ेगा. समझा है? जीएसटी में एक और ओपन विंडो है कि कोई भी बंदा जिसका टर्नओवर थ्रेशोल्ड सीलिंग के अंदर अंदर है, वो चाहे तो वॉलंटरीली रजिस्ट्रेशन करा सकता है, और यदि वो वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन कराता है देन ही विल बी लायबल टू पे जीएसटी. इट इज नॉट लाइक इनकम टैक्स. इनकम टैक्स में वॉलंटरीली आप लोग पेन ले लेके बैठे हो, सभी के पास अपना अपना परमानेंट अकाउंट नंबर है, परंतु आप लोग कोई टैक्स वैक्स नहीं देते, क्योंकि इनकम टैक्स में पेन लेने से टैक्स नहीं देना, लेकिन जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेते ही टैक्स देने की लायबिलिटी आ जाएगी. भले ही आपका टर्नओवर 1 लाख हो, 10,000 हो, 5,000 हो, 15,000 हो, 50 लाख हो, देना पड़ेगा. A voluntary registered person is liable to pay GST. तो रजिस्ट्रेशन को लेके अभी आप ये 5 मेन बातें दिमाग में रख लो. एक बार फटाफट रिकैप करो और आगे बढ़ो कि भैया रजिस्ट्रेशन है तो जीएसटी देना है, रजिस्ट्रेशन नहीं है तो जीएसटी नहीं देना. रजिस्ट्रेशन किसके लिए है? तो यदि आप सप्लायर ऑफ गुड्स हो 40 लाख के ऊपर रजिस्ट्रेशन कराना है, सप्लायर ऑफ सर्विस हो 20 लाख के ऊपर रजिस्ट्रेशन कराना है, सप्लायर ऑफ बोथ हो
20 लाख के ऊपर रजिस्ट्रेशन कराना है, एंड इफ यू आर वॉलंटरीली रजिस्टर्ड तब भी आपको जीएसटी देना पड़ेगा। और यदि आप इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स करते हो तो हम आपका टर्नओवर नहीं देखेंगे, फिर हम आपका रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी कर देंगे। चल नाइस, मजा आया। आओ तुम्हें दूसरा कॉन्सेप्ट पढ़ाता हूँ, वो भी कॉन्सेप्ट तुम्हें मजेदार लगेगा। वो कॉन्सेप्ट है रिटर्न। ये आज का लास्ट टॉपिक होगा क्योंकि ये टॉपिक काफी लंबा है, मजेदार है, और इट विल टेक अ टाइम। ठीक है, किसी की दूसरी क्लास से क्लैश तो नहीं कर रहा मैं सीजन? इसका क्लास है तो निकल गया, क्या करते हो बोलो? छोड़ देती जाने? ओ खत्म हो गया, नाइस। अच्छा, हम लोग बात कर रहे हैं रिटर्न की। रिटर्न की कहानी जबरदस्त है। जीएसटी जब आया तो लोग उसको गब्बर सिंह टैक्स कहते थे। जीएसटी का नाम क्या था? गब्बर सिंह टैक्स। बहुत बदनामी हुई जीएसटी की। और जीएसटी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। यहाँ पे डार्लिंग कौन है? रिटर्न। इसको इतना बदनाम किया ना हम सीए ने मिलके, हम चार्टर्ड अकाउंटेंट लोगों ने इस जीएसटी के रिटर्न के थ्रू अपनी इतनी रोटी सेकी ना कि तुम्हें क्या बताऊं। जीएसटी में एक बंदे को, 2017 की बात बता रहा हूं, देश में क्या लॉ था? देश में लॉ था कि जीएसटी में एक एक बंदे को महीने में 3 रिटर्न भरने पड़ेंगे। नेम ऑफ द रिटर्न वाज जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 2 एंड जीएसटीआर 3। ये अगले महीने की 10 तारीख को, 10th ऑफ नेक्स्ट मंथ, ये 15th ऑफ नेक्स्ट मंथ, और ये 20th ऑफ नेक्स्ट मंथ। इस रिटर्न में सिवा तेरी बॉडी लैंग्वेज बता रही थी तू थक गया रे। मैं भी तेरी तरह पढ़ाता हूँ, देख तेरे तो कितना बुरा लगेगा। तो जीएसटीआर 1 में है ना आउटपुट टैक्स लायबिलिटी बताते थे, जीएसटीआर 2 में है ना इनपुट टैक्स क्रेडिट बताते थे। हाँ 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 हाँ। और जीएसटीआर 3 में है ना, जीएसटीआर 3 में है ना टैक्स लायबिलिटी बताते थे। तो जीएसटीआर 1 में क्या था? आउटपुट टैक्स। जीएसटीआर 2 में क्या? इनपुट टैक्स। जीएसटीआर 3 में क्या था? क्या था? टैक्स लायबिलिटी। तो इस तरीके से 3 रिटर्न थे। जीएसटीआर 1 तब बनना पड़ता था 10 तारीख को, जीएसटीआर 2 तब बना था 15 तारीख को, और जीएसटीआर 3 तब बनना पड़ता था 20 तारीख को। यहाँ तक क्लियर हुआ? बॉडी लैंग्वेज दिखा रहा है यहाँ पे, चश्मा। तो फाइनली क्या हुआ? आउटपुट टैक्स लायबिलिटी जीएसटीआर 1 और इनपुट टैक्स क्रेडिट जीएसटीआर 2 एंड आईटी जीएसटीआर 3 में आपको नेट लायबिलिटी देना था। हम चार्टर्ड अकाउंटेंट को जब ये मालूम पड़ा 2017 में कि वाह एक नया लॉ आया है जिसमें महीने का 3 रिटर्न भरना है, बोले यार एक रिटर्न का यदि 5,000 भी ले तो महीने का 15,000 रुपया एक एक क्लाइंट से। यदि अपने पास 200 क्लाइंट है तो 200 इंटू 15,000 दबाना बच्चा है। अरे बाबा 3 लाख रुपया आ जाएगा महीने का सिर्फ जीएसटीआर, और 200 क्लाइंट हर चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास है। मजा आ जाएगा। 3 लाख रुपया। हमने हमने अपनी दुकानदारी शुरू कर दी। हमने थोड़ा सा जीएसटी पढ़ा, हम मालूम पहुंच गए था ट्रेड एसोसिएशन के पास कि भाई मुझे जीएसटी का एक सेमिनार कराने का मौका दीजिए। और ट्रेड एसोसिएशन तो बेचारे ऐसे जीएसटी से परेशान थे। बोला हाँ हाँ मुंद्रा जी आइए ना, इठो सेमिनार कर दीजिए। और सेमिनार में वो 40-50 लोगों को बैठा देते, जो से उस मार्केट के वेंडर थे, तो सबको बैठा देते थे। 40 थे, 100 थे, 500 थे, 300 थे, 700, सबकी गैदरिंग में हमने जाके जीएसटी के सेमिनार लिए। अच्छा तुम्हें सेमिनार कैसे लिया जाता है वो बता दूं। सेमिनार लेने का एक कॉन्सेप्ट है। सेमिनार में निगेटिव बातें बोलो, बहुत तालियां बजती, क्योंकि इंसान बाय नेचर नेगेटिव बात सुनने का हैबिचुएटेड है। इंसान को कॉन्स्टेंटली पॉजिटिव बात बोलो उसको मजा नहीं आता, उसको नेगेटिव बात सुनने में मजा आता है। तुम इंस्टाग्राम में देख लो, यदि 100 रील में देखोगे तो 10 रील तो काम की पॉजिटिव बातें में करती नजर आएगी, और 90 रील नॉनसेंस नेगेटिव बातें, मजाक की बातें करती हुई नजर आएगी, सेंसलेस बातें। और इसलिए इंस्टाग्राम ज्यादातर सेंसलेस बातों को प्रमोट करता है क्योंकि पब्लिक खुश होता है।
तो हम लोगों ने भी निगेटिव तरीके से अपने दुकान की मार्केटिंग कर दी। हम लोग जाते और बोल देते कि जीएसटी आ रहा है, आपके लिए बहुत खुशखबरी है, क्योंकि आपकी 20 साल पुरानी, 25 साल पुरानी, 40 साल पुरानी प्रॉब्लम से आपको निजात मिलने वाली है। पब्लिक बोलता वाह, क्या क्या कौन सी प्रॉब्लम से निजात मिलने वाली है? हम बोला आपकी बीबी आपको तलाक देके जाने वाली है। सब एकदम खुश होते ऐसे, वो अरे भाई कैसे, भाई तू बता कैसे तलाक कैसे मिलेगा, ये बता, क्यों बीवी तलाक देते चाहिए ये बता। तो हम लोग बोलते देखो भाई साहब, आपकी बीवी आपको 5 तारीख को बोलेगी, महीने की 5 तारीख को बोलेगी, ए जी सुनते हो बहुत दिन हो गया घूमने नहीं गए, अपने के घूमने चलते हैं। तो आप उनको क्या बोलोगे कि रुजा अभी 10 तारीख को जीएसटी का रिटर्न है, वो भर देता है, फिर अपने घूमने चलेंगे। 12 तारीख को आपकी वाइफ ने आपको फिर से तगादा मारना है, क्यों भैया आपके जीएसटी का रिटर्न हो गया, तो चलो घूमने चलते हैं। तो आप उनको क्या बोलेंगे, रुजा भाग्यवान, 15 तारीख को एक और रिटर्न भरना है, फिर चलते हैं। भोली भाली बीबी मान जाएगी, लेकिन फिर 17 को आएगी, आपको बोलेगी होगी आपकी 15 तारीख, अब चले। अब आप क्या बोलेंगे, अब आप बोलेंगे रुचा भाई 20 तारीख को एक रिटर्न है, अब चलेंगे। अब वो भोली वाली क्या बन जाएगी, महाकाली, ऐसा पटक पटक के मारेगी कि 20 तारीख, पहले बोले 10, फिर बोल रहे 15, फिर बोल रहे 20, में तो मजाक पा रहे हो, हाँ घर की दैया पा रहे हो, घर में दिन भर खटाओगे और तुम्हारे ले जाने के नाम पे 10, 15, 20 करोगे, ये जीएसटी की क्या है तुम्हारा, हर समय रिटर्न रिटर्न रिटर्न। वो झमेला, उसका गुस्सा शांत होते होते 3-4 तारीख बीतेगा, फिर वो थोड़ी ठंडे दिमाग से बोलेंगी अब चले, तो आप अगले महीने फिर क्या बोलेंगे, रुचा भाग्यवान। और अब वो रुकेगी नहीं, अब वो आपको एक डिवोर्स का डॉक्यूमेंट आपके मुंह पे मारेगी, बोले तू जान और जाके जीएसटी से शादी कर ले। तो यदि आपको जीएसटी से शादी नहीं करनी, अपनी बीवी के साथ रहना है, तो अपने जीएसटी के सारे काम आप हमें दे दीजिए, नहीं तो 10, 15, 20 हर 5-5 दिन में रिटर्न भरते भरते जीवन थप जाएगा, जीएसटी खत्म नहीं होगा। लोग जीएसटी को गाली देते और हमें काम देते, हमारी दुकानदारी चल रही थी। लेकिन पब्लिक जीएसटी से बहुत नाराज था, क्योंकि पब्लिक इनकम टैक्स में साल में 1 रिटर्न भरता है, सर्विस टैक्स में साल में 2 रिटर्न भरता है, और वैट में साल में 4 रिटर्न भरता है, एक्साइज में साल के 12 रिटर्न भरता था। ये जीएसटी लॉ आया जिसमें साल में 37 रिटर्न भरना था, जिसकी पब्लिक कभी हैबिचुएटेड नहीं थी। हर महीने के 3 रिटर्न, 36 रिटर्न और 1 एनुअल रिटर्न, 37 रिटर्न भरने वाला ये लॉ आया। पब्लिक बाउंस कर गई, बोले साले हम लाइफ जिएंगे कि तेरा काम करेंगे, नौकर है क्या तेरे, दिन भर रिटर्न भरते रहे, बिजनेस तब करेंगे, बुद्धि नहीं है तुमको। पब्लिक बाउंस कर गया। अब आप भी ये सोच रहे होंगे कि यार ये तो रियल में बहुत ज्यादती हो रही है, ये सच्ची क्या पागल है क्या, कौन बनाए ये? तो बताऊं, अरुण जेटली साहब ने लॉ बनाया था। तो अरुण जेटली पागल था क्या? नहीं, बड़ा देशभक्त था, बड़ा अच्छा इंसान। उसने जो जीएसटी का लॉ का कॉन्सेप्ट बनाया, उस समय जो उसने कॉन्सेप्ट बनाया, वो चाइना और अमेरिका देख के हंस रहे थे कि तुम लोग इंडियन साले मूर्ख लोग, तुम लोग को ढंग से कंप्यूटर चलाना नहीं आता, और तुम लाए जीएसटी का ऐसा मैकेनिज्म, तुम जिंदगी में सफल नहीं हो पाओगे। हम अमेरिका एंड चाइना वाले नहीं कर पाए, तुम कहां से कर लोगे? परंतु मोदी सरकार इस बात पे डटी रही कि हम लोग जीएसटी को इसी मैकेनिज्म पे लाएंगे। लेकिन तुम्हारे मन की बात अभी भी चल रही है कि सर 37 रिटर्न की पागलपंती को आप कैसे सपोर्ट कर रहे हो। मैं तुम्हें बताता हूँ व्हाट इज दिस एग्जैक्टली 37 रिटर्न का पागलपंती, और मैं तुम्हें बताता हूँ क्यों चाइना एंड अमेरिकन गवर्नमेंट हमारे इंडिया के आने वाले जीएसटी मैकेनिज्म पे हंस रही थी कि तुम लोग ये लाएगा, तुम लोग के बस की बात है, तुम लोग की औकात है, तुम लोग को कुछ आता भी है, तुम लोग कंप्यूटर चलाना जानते भी हो, तुम्हारे देश से आधे से ज्यादा लोग तो पेन नहीं चला सकते, मूर्ख लोग, तुम लोग जीएसटी का ये मैकेनिज्म लाओगे। अब इन सब बातों को सुनने के बाद आप मन में आ रहा है कि सर वो मैकेनिज्म बताइए, क्या बोलना चाह रहे हो आप, 37 रिटर्न क्यों, और वो क्या मैकेनिज्म था जिससे वर्ल्ड हमारे ऊपर हंस रहा था। 140 करोड़ की पॉपुलेशन का देश, जिसके आधे से ज्यादा लोगों को कंप्यूटर चलाना नहीं आता, वो देश ये इमेजिन कर रहा था कि हम जीएसटी को इस तरीके से लाएंगे। तुम सुनोगे ना तो तुम्हें भी हंसी आएगी कि वो देश जिसकी पॉपुलेशन इतनी ह्यूज है
और जिससे आधे से ज्यादा लोगों को कंप्यूटर टच करना नहीं आता, जिनके पास कंप्यूटर है ही नहीं, वो ये मैकेनिज्म की बातें कर रहे हैं। देखो क्या मैकेनिज्म, उन्होंने बोला कि हम एक सॉफ्टवेयर बनाएंगे, एक पोर्टल बनाएंगे जिसका नाम होगा GST.gov.in। इसको हम लोग बोलेंगे क्या, कॉमन पोर्टल। क्या बोलेंगे, कॉमन पोर्टल। ये पूरे इंडिया का एक पोर्टल है। हमारे देश में CGST का अलग, SGST का अलग, IGST का अलग, अलग अलग पोर्टल नहीं है। वी हैव अ सिंगल पोर्टल एंड दैट पोर्टल इज कॉल्ड कॉमन पोर्टल। ठीक है। अब देश के जितने भी सप्लायर है वो महीने की 10 तारीख को एक रिटर्न भरेंगे GSTR1, और वो उसमें अपनी सारी आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल डालेंगे। पोर्टल में वो हमें बताएंगे कि उन्होंने कितना कितना माल बेचा। दिस इज विजिबल। हम बता देंगे कि हमने कितना माल बेचा, दैट इज विजिबल, बता दिए। अब भैया आप लोग बेच तो आपस में ही रहे हो ना। बिहार वाले ने यूपी को बेचा, यूपी वाले ने राजस्थान को बेचा, राजस्थान वाले ने पुणे को बेचा, पुणे वाले ने आसाम में बेचा, आसाम वाले ने तमिलनाडु को बेचा। यही तो चल रहा है ना देश में आपस में। मैं बेच रहा हूँ, तुम खरीद रहे हो, फिर थोड़ी देर बाद तुम बेचोगे, कोई और खरीदेगा, फिर मैं उससे जाके फर्नीचर खरीदूंगा। अपने एक दूसरे को तो डील कर रहे हैं। तो जब सभी वेंडर अपनी सेल की डिटेल डालेंगे तो देश में कितना परचेज हुआ वो डिटेल अपने आप आ जाएगी। यदि सभी वेंडर अपनी सेल की डिटेल डालेंगे तो देश में कितना परचेज हुआ उसकी डिटेल अपने आप आ जाएगी। क्योंकि वेंडर जब अपनी डिटेल डालेगा कि मैंने माल बेचा, तो वो ये भी बताएगा मैंने किसको माल बेचा। तो पूरे देश की परचेज सी डिटेल हमारे इस कॉमन पोर्टल में रहेगी कि किसने किससे माल खरीदा। उसके बाद किसी को नहीं बताना पड़ेगा कि मैंने कितना परचेज किया, ये पोर्टल बताएगा इन द फॉर्म GSTR2A कि किसने किससे माल खरीदा, किसको कितना आईटी से मिलेगा। सारी परचेज की डिटेल हम बताएंगे। তুমি বসে থাক, আমি বলবো তোমার পারচেজ কত আছে। You just keep mum, I will tell you what purchase have you made during these years। साला यूएस बोल रहा है तुम लोग 140 करोड़ ये लोग कर लेगा। सुनिए तो सही, बता रहा हूँ अभी आपको, 37 रिटर्न बता रहा हूँ, शांति रखिए आप। तो GSTR1 आप 10 तारीख को भरेंगे और 12 तारीख तक कंप्यूटर इसको प्रोसेस करके सबके मेल में भेज देगा कि तेरा कितना परचेज हुआ, चेक कर ले। एंड वो परचेज को आपको बस कंफर्मेशन देना है, यस यस एग्रीड, कंफर्मेशन देना है, और कंफर्मेशन देते ही आपका सबमिट हो जाएगा GSTR2। So while filing GSTR2 you don't need to put any effort, you just need to put yes accept बटन दबाया, आपका GSTR2 सबमिट हो गया। हाँ, यदि आपको लगता है कि कुछ इंफॉर्मेशन मिसिंग है तो आप उसको मॉडिफाई कर सकते हो, अदरवाइज जस्ट एक्सेप्ट करो, सबमिट हो गया। तो बताओ एक्सेप्ट करना तो बहुत लंबा काम था क्या? नहीं, बस में बैठे बैठे साइकिल चलाते चलाते जॉगिंग करते करते यस मार दो, काम खत्म, GSTR2 सबमिट हो गया। क्यों वाइफ को बेवकूफ बना रहे हो? ट्रेन में बैठ के यस मार देना, GSTR2 सबमिट हो गया। अब GSTR2 सबमिट होने के बाद पोर्टल को पता है कि एक एक बंदे की आउटपुट लायबिलिटी कितनी है और ITC कितनी है। पोर्टल खुद ही GSTR3 बनाते भेज देगा। पोर्टल खुद ही GSTR3 बनाते आपको भेज देगा कि भाई तेरी लायबिलिटी इतनी है, तो तुम्हें इसमें तो रिटर्न नहीं भरना, तुम्हें जस्ट पे करना है, और पे करने के बाद पेमेंट करने की डिटेल भरनी है। और ये जब भरते ही आपका GSTR3 सबमिट हो गया। तो भाई पेमेंट तो हम लोग ऑनलाइन इतना करते हैं, घर में बैठे बैठे बस में चलते चलते कैसे भी हम लोग पेमेंट करते रहते हैं, तो वो पेमेंट करना भी कोई 1 मिनट का ही काम है। तो GSTR3 भी 1 मिनट का ही काम है। तो जिन्होंने ये रिटर्न प्रिडिक्ट किया उन्हें बेसिकली पता था कि एक ही रिटर्न भरना है GSTR1, ठंडे दिमाग से पूरी सेल की डिटेल डालनी है। और बात बात ही तो चलते चलते तो लिटरली एक ही रिटर्न भरना था, परंतु लॉ में ऐसी ड्राफ्टिंग आ रही थी GSTR1, 2, 3। और कोई हम लोग से बैठे सेमिनार में आर्ग्यूमेंट कर ही लेता कि सर यही तो करना है, तो हम बोलते भाई साहब पोर्टल क्या सही बताया आज तक, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट क्या सही बताया आज तक, और फिर हम लोग एक नया ड्रामा क्रिएट कर देते और काम हो जाता। वो ड्रामा भी मैं तुम्हें समझाऊंगा। जब यूएस और चाइना को मालूम पड़ा कि ये ऐसा सोच रहे हैं, तो ये बोले भैया पहले बताओ कि तुम्हारे जितने वेंडर है
उनमें से आधे के पास तो कंप्यूटर नहीं है, वो अभी भी मैनुअल खाता बनाते हैं। तो वो कैसे कंप्यूटर में ये डिटेल डालेंगे, बिकॉज ये डिटेल ऑनलाइन डालनी पड़ेगी, मैनुअल रिटर्न भरने का कोई स्कोप नहीं है। तो वो बोले तुम लोग मैनुअल रिटर्न भरोगे, तुम लोग ऑनलाइन रिटर्न भरोगे ही कैसे, पहली बात तो ये। और दूसरी बात, 140 करोड़ पॉपुलेशन की डेटा का प्रोसेस करने वाला सॉफ्टवेयर डू यू हैव, कैन यू प्रिपेयर दिस? हम नहीं बना पा रहे। 30 करोड़ की पॉपुलेशन वाले देश, 5 करोड़ की पॉपुलेशन वाले देश हम नहीं बना पा रहे। तुम 140 करोड़ की पॉपुलेशन वाला देश बना लोगे, मजाक कर रहे हो। अच्छा बना भी लिए, बना भी लिए, लेट लतीफो, तुम लोग साले ऑफिस में 20 मिनट लेट पहुंचते हो, ट्यूशन में 15 मिनट लेट आते हो, तुम लोग स्कूल में 10 मिनट लेट पहुंचते हो, तुम लोग आज तक कोई काम समय पे किए हो? और यदि तुम समय पे नहीं भरोगे, सुन रहे हो, तुम लोग यदि समय पे नहीं भरोगे, यदि 10 तारीख को सभी लोग ने रिटर्न नहीं भरा, तो 12 तारीख को परचेज की डिटेल कहां से आएगी? यदि 12 तारीख को रिटर्न समय पे नहीं भरा, तो तुम लोग 10 तारीख को रिटर्न समय पे नहीं भरा, तो 12 तारीख को परचेज की डिटेल कैसे समय पे आएगी? और जब परचेज की डिटेल ही सही पे नहीं आएगी, तो जीएसटी 2H सब क्या खाक करोगे? ये सबसे बड़ा चैलेंज था। उससे भी बड़ा चैलेंज, ये हमारे आधे लोगों के पास कंप्यूटर नहीं है, हम सभी के सभी हैबिचुअली लेट लतीफ है। और सबके सब यदि लास्ट मोमेंट पे ही काम करने का सोचते हैं, तो फिर रिटर्न कैसे सबमिट करोगे समय पे? और जब रिटर्न सबमिट ही नहीं होगा, तो परचेज की डिटेल कैसे आएगी? 140 करोड़ में से कितने को पेनल्टी लगाओगे मोदी जी? जीएसटी 1, जीएसटी 2, जीएसटी 3, 3 रिटर्न क्यों आया? ये कॉन्सेप्ट क्लियर? 3 रिटर्न क्या पेनफुल था? क्या नहीं। सरकार ने जो सोचा था वो पागलपंती थी? क्या नहीं। ओवर ओवर इंथुजियाज्म था, एंड ये लोग ओवर ऑप्टिमिस्ट थे, और ये बहुत ही ज्यादा अपने देश को आगे बढ़ाने के पीछे पड़ रहे थे कि मेले आएंगे। लेकिन बहुत बड़ा चैलेंज, आप अपने 14 स्टूडेंट को नहीं संभाल पाते, उनको आप एनकरेज नहीं कर पाते, बेटा समय पे उठ पढ़ाई कर। आप इस देश को 140 करोड़ की पॉपुलेशन को कैसे बोलेंगे बेटा समय पे रिटर्न भर? कितने की पेनल्टी लगाओगे? सरकार दे जाएगी। ऑलवेज एक हेडेक तो है ना सर पे। नाउ यू मस्ट हैव ए क्यूरियोसिटी, हुआ कैसे? अच्छा हुआ भी कि हुआ नहीं, whether we got passed or whether we got failed, तो आंसर इज सेम ही कुछ हुआ। सब बताइए बताइए क्या हुआ? रेडी जानने के लिए उत्सुक? इधर ये देवा, रे देवा, इसका कोई ईगरनेस नहीं आता। ये बोल रही है मुंद्रा जी आप तो जो पढ़ाना है पढ़ाइए, मेरा नाम मत लीजिए बार बार, मैं तो परेशान मत कीजिए बार बार। लेकिन देवा क्या करे, पर्सनलाइज ट्यूशन है, ट्यूशन सब्जेक्ट ही पर्सनलाइज है, इसमें एक एक बच्चे पे ध्यान देना पड़ता है रे देवा। चलो आओ क्यूरियोसिटी आगे बढ़ाते हैं। तो फाइनली ये हुआ कि अब मोदी सरकार को इसको इम्प्लीमेंट करना था। 2017 में जीएसटी लॉ आया, पहली तारीख को जीएसटीआर 1 का पोर्टल खुल गया, जीएसटीआर 1 का पोर्टल खुल गया, पब्लिक ने अपनी अपनी जीएसटीआर 1 की डिटेल भरनी शुरू कर दी। कंप्यूटर की बात बताऊं तो 2017 में मेरे कुछ ऐसे भी फ्रेंड्स हैं जो कंप्यूटर की सप्लाई करते हैं। बोला संजय पिछले 10 साल में जितने कंप्यूटर नहीं बेचे, इस महीने में कंप्यूटर उतने बेचे। हर लोगों के घर में कंप्यूटर आ गया, क्योंकि पेनल्टी का डर था कि भरना तो ऑनलाइन है, ऑप्शन क्या है? जैसे SIR है, अभी जाके जाना ही है ना, ऑप्शन क्या है? तकलीफ तो हो रही है, परंतु ऑप्शन क्या है? गवर्नमेंट ने नियम बना दिया तो करना ही पड़ेगा। अरे गवर्नमेंट ने नियम बना दी तो नोट बंद हो जाए भाई साहब, आपकी दुकान भी बंद हो सकती है। अब गवर्नमेंट के नियम से तो सभी को डर लगता है, तो चुपचाप पब्लिक के पास कोई ऑप्शन नहीं था, एक एक वेंडर को फोन मारा दिया, सबके घर में कंप्यूटर लग गए। कंप्यूटर लगे लेकिन अभी चलाना नहीं आता। लेकिन बीकॉम के तुम्हारे जैसे यंगस्टर बच्चों को ये अपॉर्चुनिटी नजर आई, और बहुत सारे 11-12 बीकॉम पास बच्चों ने जीएसटी की छोटी छोटी ट्रेनिंग लेके अपनी अपनी दुकान खोली, और बहुत सारे लोगों ने जॉब छोड़ के जीएसटी का काम पकड़ा, क्योंकि उन्हें अपॉर्चुनिटी नजर आ रही थी। इंडिया में इसी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इंडिया में टैलेंटेड बंदे बहुत सारे हैं। तो कंप्यूटर सबके पास आ गया, और सबको कोई ना कोई जीएसटी सपोर्ट करने वाला, थोड़ा नॉलेज वाला या ज्यादा नॉलेज वाला बंदा मिल गया। परंतु प्रॉब्लम ये थी कि पोर्टल खुले,
तो पोर्टल खुला GSTR 1 का, सबने अपनी GSTR 1 की डिटेल डाल दी 10 तारीख को, और 15 तारीख को ऐसे कंप्यूटर देखता तो आरती उतारते बैठे हैं कि आएगा 2A, और 2A नहीं आया, 2A नहीं आया, 2A नहीं आया। सब बोले देखा, मैं पहले ही बोला था नहीं आएगा, मजाक है क्या 2A आ जाएगा, पूरी देश की परचेज बताएगा, कौन किससे परचेज या तू बताएगा, चल यहाँ से बात। सब हमारा मजाक उड़ा रहे थे, ठीक है। 2A नहीं आया तो सरकार ने बोला कि भैया जी हम लोग अभी 2A का पोर्टल पे काम कर रहे हैं, अभी 2A नहीं आ पाएगा, तो आप खुद ही अपनी परचेज की एड हॉक मतलब डिटेल पार्टी वाइज नहीं, टोटल परचेज जितना हुआ उसकी टोटल आईटीसी कितनी बनती है, खुद ही भर के अपना एक ही स्टेटमेंट भर दीजिए GSTR 3B। GSTR 3B, 3 नाम नहीं दिया उसको, एक दूसरा नाम दे दिया 3B। उसमें आपकी आउटपुट डिटेल तो GSTR 1 से आ चुकी है, परचेज की डिटेल आप एडहॉक बता दीजिए कितना परचेज किया, डिटेल मत बताइए, परचेज इनवॉइस नंबर मत बताइए, बस बता दीजिए आपका टोटल आईटीसी कितना होता है उतना पे कर दीजिए। पब्लिक को मिल गया मजा, आईटीसी का डिटेल बताना है नहीं, तो मेरी आउटपुट लायबिलिटी 40,000, मेरा परचेज तो 12,000 का ही हुआ, आईटीसी 12,000 की है। मैं बोला कौन पूछ रहा है, 32,000 भरते मैंने बताया। सभी ने आईटीसी फ्रॉड ली, थोड़ी बहुत गलत ली, ऑब्वियसली देश में बहुत समझदार लोग भी है, तो उन्होंने आईटीसी जितना उनके अनुसार बनता उतना लिया, मतलब आईटीसी का मजा मिल लिया लोगों को। कई लोगों ने फॉल्स आईटीसी दे दी, कहानी आगे बढ़ी, 1 महीने बीते, 2 महीने बीते, ऐसे ही GSTR 1 भर रहे थे और GSTR 3B भर रहे थे। 3B में अपनी मर्जी से जितना आईटीसी होता है ले लो, सरकार ने बोला कि भैया ढंग से भरना, हम बाद में पूछ सकते हैं, इतना पब्लिक को डर नहीं लगता, पूछेगा तब पूछेगा, अभी लेना आईटीसी। और सभी 140 करोड़ की भीड़ इसी तरीके से जी रही थी GSTR 1 3B 3B। 6 महीने बाद अचानक GSTR 2A आया, और जब GSTR 2A आया तो सबके सब आश्चर्यचकित, सबके घर में भूचाल आया। कैसे? सबके सबकी ऑफिस में भूचाल आया। कैसे? जिन्होंने ज्यादा ले रही थी उनका बांस हो गया, क्योंकि वो ले रहे थे 32,000, उनकी आईटीसी है 12,000, सरकार ने सही सही डेटा भेज दिया। अब उनकी फटी थी यार, हम तो झूठ बोल चुके हैं, इनको तो सही पता है। वो सब 30% ऑफ द पीपल जो चोरी करते हैं उन सब के तकलीफें बढ़ गई, क्योंकि उन्होंने ज्यादा ले रहा था और सरकार ने बता दिया तेरा इतना बनता नहीं है, जस्टिफाई कर, तो उन्हें अब टैक्स का पैसा लौटाना पड़ेगा विथ इंटरेस्ट, पेनल्टी नहीं लगाएगी सरकार, रिलैक्स है स्टार्टिंग में। और जिन्होंने सही सही क्लेम किया उनके भी घर में भूचाल। क्यों? क्योंकि वो उनका अकाउंटेंट बता रहा आईटीसी मिलेगी 35,000 और पोर्टल बता रहा आपकी आईटीसी होगी 37,000, क्योंकि अकाउंटेंट तो मैनुअल काम कर रहे हैं, कुछ ना कुछ भूल कर रहे हैं, और सॉफ्टवेयर एक पैसे की भूल नहीं कर रहा है। तो सॉफ्टवेयर एग्जैक्ट बता रहा है आपको इतनी आईटीसी मिलेगी, और आपका अकाउंटेंट आपको थोड़ा बहुत गलत बताया, ये होगा, ऑब्वियसली ह्यूमन एरर आर देयर। तो उनके घर में भूचाल आ गया, क्या रे तो इतना पैसा देता है तुम गलत बताता है। और इस तरीके से सभी के यहाँ कुछ न कुछ आईटीसी में चेंजेस आया। अब आ गया GSTR 1, GSTR 2A और GSTR 3B, और उधर पब्लिक सड़क पे कुर्ता फाड़ रही है कि जीएसटी में 37 रिटर्न चौल पे ना, यू नो पॉलिटिकल पार्टी गवर्न, सरकार के ऊपर प्रेशर 37 रिटर्न नहीं है रे भाई समझो, लेकिन पब्लिक तो 37 रिटर्न बम्बू कर रहा है। तो फिर सरकार ने अपने आप को चेंज किया, सरकार ने बोला जो चल रहा है वही चलने दो, GSTR 1 एंड GSTR 3B, 2 रिटर्न्स इन अ मंथ, नॉट 3 रिटर्न्स, क्योंकि 2A में जो आ रहा है वो एग्जैक्ट आ रहा है, तुझे खाली एक्सेप्ट बटन दबाना है ना, नहीं दबाना, भाग यहाँ से, जो 2A में वही सही है। क्योंकि सरकार का भी 2A का परफॉर्मेंस आश्चर्यजनक रूप से एक्यूरेट निकला, तो दे वर क्वाइट कॉन्फिडेंट कि 2A मेरा सही है, तो मैं तो किसी से कोई चेंज नहीं करवाना, जो 2A में बोला हुआ उतना ही आईटीसी मिलेगा। तो आज की डेट में क्या है, एक बंदा GSTR 1 भरता है, आउटपुट लायबिलिटी, GSTR 2A से उसकी आईटीसी की डिटेल आ जाती है, जो कि GSTR 3B में ऑटो पॉपुलेट हो जाती है। तो GSTR 3B में अपने आप ही आउटपुट टैक्स लायबिलिटी आईटीसी आ जाता है, आपको जस्ट पे करना रहता है। तो आज की डेट में लोग हर महीने 2 रिटर्न भरते हैं, GSTR 1
जो फिल करना पड़ता है। जीएसटीआर 2A जो ऑटोमेटिक जनरेट होता है, आपको कुछ नहीं करना। जीएसटीआर 3B जो ऑटोमेटिक फिल्ड रहता है, आपको सिर्फ पे करना रहता है। और ये मैकेनिज्म अब चल रहा है। तो अभी साल में कितने रिटर्न होते हैं? महीने के 2, साल के 25। क्लियर? सब क्लियर। लेकिन एक डाउट तो अभी भी तुम्हारे दिमाग में, पूछो क्या? पूछो क्या तुम्हारे डाउट है दिमाग में? तुम्हारे दिमाग में डाउट एक है कि देश को लेट लतीफ लोगों से सरकार ने क्या समझा? लेट लतीफों का क्या क्या इलाज हुआ? जो लोग नियम से ही, क्या पूरा देश 10 तारीख को रिटर्न भर देता है? आप मजाक कर रहे हो सर? हाँ, पूरा देश 10 तारीख को रिटर्न भर देता है? आंसर इज यस, भर देता है। कितने रुपए की पेनल्टी लगाई सर? 100 रुपए की पेनल्टी। लेट करोगे तो 100 रुपया। बस 100 रुपए के चक्कर में पूरा देश टाइमली रिटर्न भर रहा है? हो ही नहीं सकता। हो रहा है। कैसे हुआ बताइए? ईगर टू नो? जानना चाहते हो क्यों हुआ? मारा क्या? घर घर जा जाते मारा क्या? तोड़े मारे क्या? कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया। 100 रुपए की पेनल्टी को भी बाद में 10 रुपए की पेनल्टी में कन्वर्ट कर दिया। फिर कैसे हुआ ये काम? फिर ये काम कैसे हुआ? सरकार ने क्या किया? एक स्ट्रिक्टनेस रुख अप्लाई किया। सपोज आप वो एक बंदे, नहीं, जीएस, ये है बंदा ए बी सी डी। ये जो डी है ना, ये थोड़ा लेट लतीफ है, बात बात ये लोग सही है। और सपोज ये सभी ए की कंपनी जो सप्लाई करते हैं, कंपनी का नाम है आईटीसी। तो इसने रिटर्न टाइमली भर दिया, इसने रिटर्न टाइमली भर दिया, इसने रिटर्न टाइमली भर दिया, इसने रिटर्न नहीं भरा। तो जीएसटीआर 2A जब आया, किसके पास? किसके पास? आईटीसी के पास। तो उसमें ए की डिटेल आई हुई थी, हाँ मैंने ए से परचेज किया, हाँ मैंने बी से परचेज किया, हाँ मैंने सी से परचेज किया। डी का नाम नहीं आया हुआ था। तो आईटीसी ने गवर्नमेंट को फोन लगाया कि भाई मेरा जीएसटीआर 2A में डिटेल में गड़बड़ है। तो गवर्नमेंट ने सुझाव दिया कि मेरा 2A सही है, तुम अपना पार्टी लोग से बात कर। मेरा जीएसटीआर 2A सही है, तुम अपना पार्टी लोग से बात कर। तो उसने डी को फोन मिलाया, ए डी, तुम्हारा 2A में नाम क्यों नहीं आया भाई? तो डी क्या बोला? झूठ थोड़ी बोलेगा। उसको बोला कि सर मेरा अकाउंटेंट गया हुआ था बाहर, इसलिए मेरा अभी जीएसटीआर 1 भरना हुआ नहीं है, आ जाएगा थोड़े दिन में आ जाएगा। बोला मारेगा पत्थर दिए तुमको, आ जाएगा मतलब? ये अभी मेरे को आईटीसी नहीं मिलेगा तो मेरे को टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा। हम चाहे तो टैक्स ज्यादा देगा, तुम्हारा अकाउंटेंट भर दिया, तुम समझो हम चाहे तो टैक्स ज्यादा भरेगा। तुम इमीडिएट भरता है तो भर, नहीं तो तुम्हारा सारा ऑर्डर कैंसिल कर देगा। और देखो भैया, मार्केट हमेशा वेंडर डोमिनेटेड मार्केट है, सॉरी बायर डोमिनेटेड मार्केट है। बायर इज द किंग, ये पूरे मार्केट का नियम है। अब बायर गाली देके बोल रहा है कि चुपचाप रिटर्न टाइमली भर, रिटर्न टाइमली नहीं भरेगा तो मुझे आईटीसी नहीं मिलेगा, मुझे आईटीसी नहीं मिला तो मैं तो टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा। तेरी गलती के कारण हम टैक्स क्यों ज्यादा देगा? मोदी से लड़ेगा कि तुमसे लड़ेगा? आईटीसी के पास दो चॉइस है, वो जाके मोदी से लड़ ले या फिर डी से लड़ ले। तो मोदी को तो लड़ना मुश्किल है, डी से लड़ना आसान था। डी को पकड़ के जो मेलबाजी हुआ ना गाली गलौज के साथ, मतलब बहुत ही हार्श लैंग्वेज के साथ जो मेलबाजी आया ना, कि अगली बार सारा ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। पहला धमकी। दूसरा धमकी, तेरा पेमेंट होल्ड कर लेंगे, तुम यदि रिटर्न एक बार भी लेट भरा तो तेरा 6 महीना तक पेमेंट नहीं करेंगे। बेचारा डी बुलाया अकाउंटेंट को, 2 थप्पड़ मारा, चुपचाप रिटर्न भर साले। और पब्लिक ने पब्लिक को सुधार दिया। हर बायर ने अपने वेंडर को झाड़ झाड़ के बोला रिटर्न टाइमली नहीं लगा तो हम अगली बार से आपसे माल नहीं लेंगे। और पूरा देश अचानक लाइन पे आ गया क्योंकि सरकार रिजिड रही कि मेरे जीएसटीआर 2A में जो है वो फाइनल है, आप लोग आपस में डील कर लो, हम आपको 2A से बेसी आईटीसी नहीं देने वाला। और जैसे ही, क्योंकि सरकार अपने सॉफ्टवेयर की एक्यूरेसी पे कॉन्फिडेंट थी कि मेरे सॉफ्टवेयर में तो कोई गलती है ही नहीं, यदि रिटर्न में नहीं आया, 2A में नहीं आया, मतलब तेरा वेंडर ने रिटर्न नहीं भरा, तो तू अपने वेंडर से बात कर, मेरे से क्यों बात कर रहा है?
और सब ने अपने अपने वेंडर को लताड़ दिया। 3-4 महीने तक मार्केट में गर्मा गर्मी रही, सब लाइन पे आ गए क्योंकि सबको अपना कस्टमर लूज होते हुए नजर आ रहा है। सब के सब टाइमली 10 तारीख को रिटर्न भर दिए। जिनका कंप्यूटर नहीं था कंप्यूटर ले आए, और जिनके पास आदमी नहीं था आदमी हायर कर लिए, और रिटर्न टाइमली सबका भरना शुरू हो गया। सबके जीएसटीआर 2A में आने लग गया। और एक लीनियंसी और दे दी कि कोई यदि रिटर्न लेट भरता है तो उसका अगले महीने के जीएसटीआर 2A में वो आईटीसी आ जाएगा। कोई चाप नहीं है, मतलब आपका पैसा हम नहीं खाएंगे, लेकिन आपका आईटीसी डेफर हो जाएगा। इस महीने मिलने वाला था वो अगले महीने मिलेगा। पब्लिक नहीं बर्दाश्त करता, मेरा पैसा लेट क्यों आएगा, मेरा पैसा में तो टाइमली चाहिए। तो आईटीसी भी उनको टाइमली चाहिए। सब ने झाड़ झूठ के अपने वेंडर को सुधार दिया, और इस प्रिडिक्शन के कारण पूरा देश आज की डेट में इलेक्ट्रॉनिक रिटर्न भरता है। दिस इज द फर्स्ट लॉ जिसमें पूरा देश इलेक्ट्रॉनिक रिटर्न भरता है। देयर इज नो मैनुअल रिटर्न, देयर इज नो स्कोप ऑफ मैनुअल रिटर्न। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन रिटर्न, ऑनलाइन असेसमेंट, ऑनलाइन पेनल्टी, ऑनलाइन अपील, ऑनलाइन एवरीथिंग। नो मैकेनिज्म ऑफ मैनुअल। सिर्फ छोटे मोटे लोगों को 10,000 रुपए तक कैश पेमेंट करना अलाउड है, अदरवाइज ऑनलाइन पेमेंट। और देश जिसके ऊपर वर्ल्ड हंस रहा था कि तेरे आधे लोगों को तो पढ़ना लिखना नहीं आता, तुम पूरे देश को कंप्यूटर चलाएगा। देख ले आज से पूरा देश भारत का स्टैंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ऑनलाइन पेमेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। गांव खेड़े में सब्जी वाले तक ऑनलाइन पेमेंट लेते हैं। सिर्फ इच्छा शक्ति प्रबल होनी चाहिए, देश आपके पीछे चलता है। और वो इच्छा शक्ति इनकी जबरदस्त प्रबल थी, एकदम डैम श्योर थे कि हम ऐसा कर लेंगे, एंड दैट हैपेंड। और आज की डेट में जीएसटी के कारण सब लोग समय पे रिटर्न भर रहे हैं। मोबाइल पे रिमाइंडर लाते रहते हैं, देश भी रिमाइंडर भेजता है, कंट्री भी बार बार मैसेज भेजते रहता है कि आपका जीएसटी रिटर्न ड्यू डेट आ गई, जीएसटी रिटर्न ड्यू डेट। पूरा देश सही में चल रहा है। और जो अभी भी समय में नहीं चल रहा है ना, उसका बिजनेस बंद हो चुका है, क्योंकि वेंडर उससे माल खरीदना बंद कर दिया, या फिर वो अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल कराते 40 लाख के नीचे आ गया, काम खत्म। तो इस तरीके से आज की डेट में जीएसटीआर 1 एंड जीएसटीआर 3B दो रिटर्न भरा जाता है, और जीएसटीआर 2A अपने आप आता है। जीएसटीआर 1 भरते 11 तारीख को, 10/11 कर दिया गया है, और जीएसटीआर 3B भरते 20 तारीख। इसके बाद भी थोड़ा बहुत सरकार ने रिलैक्सेशन लाया। वो रिलैक्सेशन क्या था वो मैं तुम्हें नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। अभी ये 2 लाइन लिखा के छुट्टी करते हैं। मजा आया? जीएसटी की कहानी सुनो। every person, every registered person need to file GST return as under GSTR 1 on 11th of next month, providing details of output supply, GSTR 3B on 20th of next month, providing details of payment. आपकी पेमेंट की डिटेल्स आपको 20th ऑफ नेक्स्ट मंथ में भरनी है। GSTR 2A an auto populated statement अपने आप ही आ जाता है, इसलिए उसको बोलते हैं ऑटो पॉपुलेटेड स्टेटमेंट। furnishes the details of इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी जब अपना काम करती है ना,
अरुण जेटली सर जैसे, जो अपने एकदम अपने डिटर्मिनेशन के पक्के हैं, तो जाके ऐसा कोई बड़ा काम होता है। एंड दैट इज द पावर ऑफ ह्यूमन बीइंग। इसलिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग ह्यूमन बीइंग बनने का है भाई। बहुत ही एजुकेटेड तो बनने का ही है, परंतु बहुत स्ट्रॉन्ग भी बनने का है कि जो मैंने सोचा है मैं उसको करवा दूंगा। खुद पे विश्वास। विद दिस कोट आज की क्लास ओवर करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास कल। बोलो कल, लेकिन क्लास सुबह 9 बजे नहीं है, क्योंकि कल ट्यूसडे है और ट्यूसडे मेरी कॉलेज रहती है, तो कल क्लास शाम को वही 6 बजे। चल व्हाट्सएप में देता है, हो सकता है कल हम कैपिटल गेन की क्लास रखें, तुम लोग को रिलैक्स कर दें। मैं व्हाट्सएप में डिटेल भेजता हूँ। बोलो।